भारत में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों की संख्या लगातार चौथे पांचवें दिन 1000 से ऊपर रही। हम इसे कोरोना की दूसरी पीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले कोरोना की पहली लहर या फिर पहली पीक सितंबर में देखी थी। लेकिन वो कौन से 3 कारण हैं जिसने कोरोना की दूसरी लहर को भारत में निमंत्रण दिया? पहला है कोरोना का म्यूटेटेड वर्जन, दूसरा है सुस्त टीकाकरण और तीसरा है लापरवाही। लेकिन इसके बावजूद भी हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोरोना की ये दूसरी पीक खत्म कब होगी? क्या अब इसके खत्म होने का समय आ गया है? इस पर कानपुर आईआईटी ने गणितीय मॉडल बनाया है जिसकी प्रेडिक्शन की माने तो 20 से 25 अप्रैल के बीच भारत कोरोना की सबसे बड़ी लहर देख सकता है। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा है कि कोविड वायरस के मौजूदा स्वरूप में आगे बड़ा बदलाव न आया तो 1 हफ्ते के बाद ये लहर अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगी। गणितीय आधार पर किए गए इस अध्ययन में बताया गया है कि भारत की पीक अप्रैल के अंत और मई के शुरुआती हफ्तों में रह सकती है। उसके बाद धीरे धीरे केसेस कम होना शुरू होंगे। दरअसल पिछले साल सितंबर 2020 में जब कोरोना की पहली पीक आई थी, उसके आधार पर ये गणितीय मॉडल बनाया गया है। क्या कुछ कहा है इस गणितीय मॉडल में, बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल मणिंद्र अग्रवाल भारत सरकार की उस कमेटी के भी सदस्य हैं जो देश में कोविड के प्रसार और उसकी गति पर नजर रखकर आकलन करने का काम करती है। मणिंद्र अग्रवाल का मानना है कि मई के पहले हफ्ते से नए केसेस में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। उनका ये भी मानना है कि ये कोरोना वायरस 7 दिन तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा, यानी कि आने वाला हफ्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने देश के जिन राज्यों में कोरोना वायरस ज्यादा घातक हो सकता है वहां के केसेस और वायरस का अध्ययन करते हुए हर तारीख के मुताबिक ग्राफ तैयार किया है। हर राज्य के लिए अलग अलग ग्राफ तैयार किया है जिसके आधार पर पूरे देश का एक राष्ट्रीय आकलन जारी किया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मणिंद्र अग्रवाल की माने तो उत्तर प्रदेश में हर दिन 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर रहने वाला है। इसके बाद से ग्राफ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। वायरस का प्रसार 7 दिनों तक सबसे ज्यादा रहेगा और फिर धीरे धीरे केसेस की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें जो इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रस्त है, तो वहां पर प्रोफेसर कहते हैं कि प्रेडिक्शन ये कहता है कि दिल्ली में 20 से 25 अप्रैल के दौरान कोरोना संक्रमण अपने चरम पर रहेगा। वहीं वो झारखंड के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि झारखंड में 20 से 25 अप्रैल नहीं बल्कि 25 से 30 अप्रैल के दौरान कोरोना के चरम पर रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं गणितीय मॉडल के आधार पर। राजस्थान में भी 25 से 30 अप्रैल सबसे ज्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में भी 26 से 30 अप्रैल सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि उस वक्त उड़ीसा में कोरोना की सबसे बड़ी पीक देखी जा सकती है। हालांकि पंजाब पर वो कहते हैं कि पंजाब में कोरोना वायरस का खतरा चरम पर मंडरा रहा है, लेकिन नियंत्रण करने के उपायों के चलते वहां पर ग्राफ जल्दी गिरा है। हालांकि जिन राज्यों में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि तमिलनाडु में फिलहाल खतरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अध्ययन पर गौर करें यानी कि गणितीय मॉडल पर गौर करें तो 11 से 20 मई के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा वहां पर चरम पर हो सकता है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में फिलहाल खतरा न लग रहा हो, लेकिन 1 से 10 मई के बीच में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर इस राज्य में भी पहुंच सकता है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो कोरोना संक्रमण अभी अपनी प्रारंभिक यानी कि बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, इसलिए कोरोना संक्रमण का खतरा वहां पर 1 से 5 मई के बीच में सबसे ज्यादा रह सकता है। इसलिए अलग अलग राज्यों में जो तारीखें अलग अलग आ रही हैं, उससे जब देश का राष्ट्रीय औसत निकाला गया तो इससे ये पता चला कि अप्रैल 15 तारीख के बाद से और मई 15 तारीख से पहले पहले यानी कि जो मिड अप्रैल से लेकर मिड मई है वो सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए रहने वाला है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना पीक दर्ज की जा रही है और अगर इस वक्त लापरवाही बरती तो आने वाला समय भारत के लिए और कठिन हो सकता है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आईआईटी में किस मॉडल, ये जो गणितीय मॉडल है उसके आधार पर कोरोना पर अनुमान निकाला गया है वो है क्या, आपको वो भी जान लेना चाहिए। इस मॉडल की सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1918 से 1919 के बीच में जब स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया भर में कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। स्पेनिश फ्लू पर आगे आने वाले समय पर किस तरीके से खतरा हो सकता है उस पर SIR मॉडल का प्रयोग किया गया था। इसका मूल सिद्धांत 3 भागों में बांटा गया था।
पहला सिद्धांत था जो संक्रमित नहीं है, दूसरा संक्रमित और ठीक हो चुके लोग कितने हैं, और तीसरा सिद्धांत था कि जितने ज्यादा संक्रमित होंगे उससे संक्रमण दर बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में अभी 2 हफ्ते पहले तक जो संक्रमण दर थी वो तकरीबन 8% के आसपास में थी, जब कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। लेकिन आज ठीक 2 हफ्ते बाद कोरोना की संक्रमण दर जो है वो दोगुनी हो गई है। जितने संक्रमण के केसेस होंगे भारत में संक्रमण की दर उतनी बढ़ती जाएगी। वहीं विशेषज्ञ हैरान है कि महामारी में संक्रमित आबादी का बड़ा हिस्सा तो पता ही नहीं चल रहा है। स्पेनिश फ्लू में तो कम से कम लक्षण पता चलते थे, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में बड़ा हिस्सा बिना लक्षणों वाले मरीजों का है, जो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। लेकिन क्या देश में कोरोना का जो दूसरा पीक है वो आ चुका है या फिर आने वाला है, और इसमें गिरावट कब से आने की संभावना है? तो इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि जो दूसरी पीक का प्रसार रहा वो पहली पीक से बहुत ज्यादा था। आमतौर पर महामारी की एक साइकिल जो होती है वो 2 से 3 महीने की होती है। भारत में भी कोरोना की जो पीक है उसे खत्म होते होते 1-2 महीने का समय लग चुका है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी जो वायरस होती है उसकी जो पीक होती है वो तकरीबन 12 हफ्ते की होती है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, लेकिन अपने पीक पर पहुंचते पहुंचते उसे 1 हफ्ता लग जाएगा, इसलिए ये अगले 1 या 2 हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी के अलावा एक सवाल ये भी होता है कि क्या भारत में इस दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आ सकती है? उसका खतरा भी क्या इसी कोरोना की दूसरी पीक के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसके लिए कई अहम फैक्टर हैं। वायरस का नया स्ट्रेन तो नहीं आएगा, देश की 25% आबादी का टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसके अलावा अगर भारत में कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है तो फिर तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर छोटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर दूसरी लहर पर ध्यान दिया जाए तो हमें दूसरी लहर को जल्दी खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज्यादा तेज करना होगा। इसके अलावा फेस मास्क आपको लगाए रखना है, क्योंकि फेस मास्क ही है जो आपको इस कोरोना की दूसरी लहर से बचा पाएगा। इसलिए अगर आप लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं तो आपको सावधान रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगला जो 1 और 2 हफ्ते हैं, यानी कि अप्रैल का आखिर हफ्ता और मई का जो पहला हफ्ता है, वो पूरे देश भर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है।